Hello students, so today we will see heredity chapter. Again hardly 4 पेजेस का चैप्टर है, बहुत सिंपल है, easy to score और हमेशा एक टाइप के क्वेश्चन ही इनमें से आते हैं एग्जाम में. एंड यू कैन एक्सपेक्ट वन केस बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो. 4 मार्क का केस बेस्ड क्वेश्चन भी आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू दी रिप्रोडक्शन चैप्टर काइंड ऑफ दैट वी हैव रेड इन दी प्रीवियस क्लास. सो हेरिडिटी, सबसे पहले तो आपको इस वर्ड का मतलब पता रहना चाहिए. हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन. आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, जो फीचर्स हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स आर देयर इन यू एंड वही फीचर्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर भी होते हैं. ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपने उन्हें देखा है, उनकी फ़ोटो देखी होगी तो यू विल सी काइंड ऑफ सिमिलर फीचर्स. जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा जो भी रिलेटिव्स होते हैं वो कंपेयर करते हैं कि अच्छा इसका नाक इसके दादा पे गया है, कान इसके नानी पे गए हैं, मम्मी पे गए हैं, दादी पे गए हैं. सो ये जो कैरेक्टर्स हैं, दिस शोज़ दैट जो हमारे कैरेक्टर्स है दे आर गेटिंग ट्रांसफर्ड. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. Now the question arises is how these characters are getting transferred. So the simple answer for that is through the chromosomes. We have cell के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं एंड क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे जीन्स होते हैं. ये सर आप नाउ इट इज़ दीज जीन्स दैट कैरी द इंफॉर्मेशन. ये जो जीन्स हैं ये क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा क्रोमोसोम्स का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन पेरेंट टू द अनदर पेरेंट एंड एज दीज क्रोमोसोम्स दे कैरी दी जीन्स जो फर्दर इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं. तो ये बेसिकली जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. सो दिस इज़ हेरिडिटी. अभी यहाँ पे लास्ट चैप्टर में हमने देखा था एक्चुअली कि बोथ इन द केस ऑफ एसेक्सुअल एंड इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों केसेस में वेरिएशन प्रोड्यूस होता है. वेरिएशन इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग. डीएनए कॉपिंग टेक्स प्लेस एंड डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म के टाइम पे वेरिएशन प्रोड्यूस्ड होता है. Asexual में variation is less, while in the case of sexual reproduction the variation is more. अभी होता क्या है, धीरे धीरे from one generation to the another generation because of this heredity as these genes are being carried, ये जो accumulation है, ये जो variation है, it starts to get accumulated during the process of reproduction. You can see here with this simple example. आप यहाँ पे देख रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ एन ऑर्गेनिज्म. ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है. नाउ दिस ऑर्गेनिज्म विल अंडरगो रिप्रोडक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ अंडरगोइंग बाइनरी फिजन. ठीक है, बाइनरी फिजन हो, अब इसके अंदर जो भी जीन होगा वो जीन क्या करेगा, इट विल अंडरगो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एंड बिकॉज ऑफ डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म इन दिस जीन स्मॉल वेरिएशन विल बी प्रोड्यूस्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज आ गया है, स्लाइट वेरिएशन हैज़ प्रोड्यूस्ड during the process of DNA copying mechanism. Now what is going to happen is, जब ये ऑर्गेनिज्म पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा, इसका बॉडी पार्ट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. वन पार्ट विल कैरी अ जीन, राइट, वो जो डिफेक्टिव जीन है वो कैरी करेगा डिफेक्टिव जीन एंड द अनदर पार्ट विल कैरी दिस अनदर सेट ऑफ जीन. अब इसकी वजह से क्या होगा, इसमें कुछ वेरिएशन आया, इसमें कुछ वेरिएशन आया. उस वेरिएशन की वजह से जिस भी पर्टिकुलर जीन में वेरिएशन आया उसका वो कैरेक्टर स्लाइटली चेंज हो जाएगा फ्रॉम दी पेरेंट्स कैरेक्टर. तो आप यहाँ पे देखो, ये जो अपर पार्ट है ये रेड हो गया है, इसमें ये जो इसका लोअर पार्ट है ये ग्रीन हो गया बिकॉज ऑफ द चेंज इन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द जीन. अब क्या होगा, अब ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक्ट करेंगे एज पेरेंट्स. They will also undergo, both of them will undergo asexual reproduction. Now as they will undergo asexual reproduction, अब इनकी बॉडी के अंदर भी डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म होगा और यहाँ पे एक एक डीएनए का कॉपी अराइज होगा एंड अगेन दिस कॉपी ऑफ द डीएनए विल ऑल्सो बी हैविंग सम काइंड ऑफ चेंजेस. यहाँ पे क्या पता है इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया हो, इसके इस वाले जीन में फॉर एग्जांपल थोड़ा सा चेंज आ गया हो, वेरिएशन आ गया हो. नाउ एज दे आर डिवाइडिंग
one gene will be sent to this organism, one gene will be sent to this organism, और similarly इसका एक जीन इसमें आ जाएगा, इसका एक जीन इसमें आ जाएगा. अब उसकी वजह से क्या होगा, you can see here, ये वाला जो चेंज है ये तो एज इट इज़ ट्रांसफ़र हुआ दोनों ऑर्गेनिजम्स में. उसके अलावा जब भी डीएनए कॉपिंग मैकेनिज़्म हुआ, एक नया टाइप का वेरिएशन भी आया, एंड उस वेरिएशन की वजह से ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे एक स्लाइड चेंज आ गया, एंड इस केस में यहाँ पे एक स्लाइड चेंज आ गया, राइट. तो व्हाट वी सॉ, जो वेरिएशन है वो धीरे धीरे हर जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक्यूमुलेट हो रहा है. ये था ही पहले से, ये भी पास ऑन हो गया और ये आ गया. अब ये जब डिवाइड होगा तो ये और ये वाला जो वेरिएशन है, ये वाला और ये वाला वेरिएशन है, ये नेक्स्ट जनरेशन को पास होगा विद अ न्यू वेरिएशन. सिमिलरली ये जब डिवाइड होगा, ये और ये पास ऑन होगा टू द नेक्स्ट जनरेशन विद वन मोर वेरिएशन. सेम थिंग हैपन्स हेयर इन दिस ऑर्गेनिज्म ऑल्सो. एक बार रब कर देती हूँ, आप क्लियरली देख के समझ जाओगे. ये वेरिएशन ऑलरेडी था पेरेंट में, ये तो एज इट इज़ ट्रांसफ़र हुआ. इसके अलावा एक न्यू वेरिएशन आया विच इज़ इसका ये वाला बॉडी पार्ट का कलर चेंज हो गया, और इस वाले केस में कोई एज सच लार्ज वेरिएशन नहीं आया. अब सिमिलरली क्या होगा, ये डिवाइड करेगा, तो जब ये डिवाइड कर रहा है तो ये वाला पार्ट भी ट्रांसफ़र होगा, ये वाला पार्ट भी ट्रांसफ़र होगा, और एक नया वेरिएशन भी आ सकता है. सिमिलरली ये वाला पार्ट भी ट्रांसफ़र होगा और एक नया वेरिएशन भी आ सकता है. तो हर जनरेशन में क्या हो रहा है, जो वेरिएशन है जो उसने अपने पेरेंट से ऑब्टेन किया है वो भी उसके पास आ रहा है, प्लस न्यू वेरिएशन. देन इफ़ दैट ऑर्गेनिज्म विल रिप्रोड्यूस, उसने अपने पेरेंट से जो वेरिएशन लिया प्लस उसकी बॉडी में जो वेरिएशन आया, प्लस जब वो उसका डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म होगा उसमें जो न्यू वेरिएशन आएगा वो पास ऑन होगा टू दी नेक्स्ट जनरेशन. दिस इज़ नथिंग बट एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस. ओके, तो आप यहाँ देख भी सकते हो, इसमें यही जो चीज़ है यही सबसे इम्पॉर्टेंट है. पूरा टॉपिक इसमें ही समझा रखा है, अब देख लो. See, creation of diversity over succeeding generations. The original organism at the top will give rise to, say, two individuals, similar body design, but with subtle differences. Each of them in turn will give rise to two individuals in the next generation. Each four individuals in the bottom row will be different from each other. While some of these differences will be unique, others will be inherited from their respective parents. This is happening because of the accumulation of the variation at each level. Now next is traits. अभी ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अब हमारे पास जो कैरेक्टर्स भी होते हैं, जो ट्रेट्स जिनको हम ट्रेट्स भी बोलते हैं, ये दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज़ इनहेरिटेड ट्रेट्स, दूसरे होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स. Inherited and acquired traits. As the name suggests, inherited traits are the ones जो हम अपने पेरेंट्स से inherit करते हैं. ठीक है, वी आर गेटिंग दोज ट्रेट्स डायरेक्टली फ्रॉम आवर पेरेंट्स. जैसे कि हमारा आई कलर, हेयर कलर, देन आपका हाइट. आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो ईयर्स होते हैं, ईयर का जो लोब होता है, इट इज़ फ्री लाइक दिस. सम पीपल आर हैविंग अटैच्ड ईयर लोब्स. सो ये जो ईयर लोब्स होते हैं, आइदर इट विल बी फ्री और इट विल बी अटैच्ड. ये भी हम इनहेरिट करते हैं. यू कैन सी इन केस इफ़ यू आर हैविंग फ्री ईयर लोब्स लाइक दिस, डेफिनेटली योर पेरेंट्स विल बी ऑल्सो हैविंग फ्री ईयर लोब. अगर आपका अटैच्ड ईयर लोब है तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स का भी ईयर लोब कैसा होगा, अटैच्ड होगा. दैट इज़ वाई योर ईयर लोब इज़ अटैच्ड. तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये एग्जैक्टली हमारे पेरेंट्स की तरह हैं जो हमने उनसे इनहेरिट किए हैं. सो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स. अभी ये जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं ये हम इनहेरिट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑल दीज ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन आर जीन्स, या फिर हमारे क्रोमोसोम्स में ये प्रेजेंट होते हैं. सो व्हेन दीज क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड, तो इनडायरेक्टली ये जो ट्रेट्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये भी ट्रांसफ़र होते हैं. देन वी हैव एक्वायर्ड ट्रेट. एज द नेम सजेस्ट, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, ये हमने एक्वायर किया है ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम. इट इज़ एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम. जैसे कि आप शॉप में जाओ, बार्बर शॉप में जाओ, आप अपना हेयर कट ले लो. अब दैट डज़ नॉट मीन दैट आपने जो हेयर कट लिया सेम हेयर कट
आपके नेक्स्ट जनरेशन का होगा। अगर आपने अपने बालों में ब्लीच करवा लिया या फिर रेड कलर करवा लिया, दैट डज़ नॉट मीन दैट योर नेक्स्ट जनरेशन विल ऑल्सो हैव द सेम थिंग। आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका कोई बॉडी पार्ट इंजर हो गया, तो दैट डज़ नॉट मीन योर अपकमिंग ऑफस्प्रिंग्स विल ऑल्सो हैव दैट पर्टिकुलर इंजरी इन देम, राइट। तो ये जो ट्रेट्स आपने एक्वायर किए हैं आपके लाइफ टाइम के अक्रॉस, इनको हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। अभी ये जो एक्वायर्ड ट्रेट हैं, दे आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। एंड एग्जाम में कभी कभी आता है वाई एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड, एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस। सिर्फ वही ट्रेट्स ट्रांसफ़र होते हैं जिनका जीन होता है हमारे पास। नाउ दीज एक्वायर्ड ट्रेट्स, दे डू नॉट चेंज द जीन और क्रोमोसोम। इनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है हमारे जीन या फिर क्रोमोसोम में। दैट इज़ वाई these acquired traits, they do not get transferred from one generation to the another generation. In case अगर हमारे जीन या फिर क्रोमोसोम में थोड़ा सा भी मैनिपुलेशन इनके थ्रू होता है, then they act as inherited traits. So I hope different types of traits are clear to everyone. Now ये जो heredity topic है, इसके ऊपर major study was done by a scientist called जॉन ग्रिगर मेंडल। ये हमारे साइंटिस्ट थे, इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अभी इन्होंने क्या किया था, ही हैज़ स्टडीड दी हेरिडिटी कि कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। फॉर दी स्टडी ही हैज़ टेकन पी प्लांट। उन्होंने पी प्लांट लिए और पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। ही हैज़ स्टडीड दी 7 कैरेक्टर्स ऑफ दी पी प्लांट। ईच कैरेक्टर्स को उन्होंने पढ़ा, उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किया एंड मैथमेटिकली डिराइव किया दैट हाउ दीज कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन। सो इट वॉज डन बाय द साइंटिस्ट जॉन ग्रिगर मेंडल। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट वाई मेंडल हैज़ सेलेक्टेड पी प्लांट, वाई नॉट ह्यूमन बींग्स, वाई नॉट कैट, किटन, dog, dinosaurs or any other animals. Why pea plant? Why he has selected pea plant for his experiment? तो pea plant यूज़ करने के कुछ advantages of pea plant. Why he has used pea plant? In case अगर एग्ज़ाम में आता है तो you have to mention the following points. The first point is you can easily get a pure line plant. ठीक है, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर लाइन प्लांट, ईजी अवेलेबल होता है। मुझे अगर प्योर टॉल प्लांट चाहिए, शॉर्ट प्लांट चाहिए, तो मुझे ईजिली मिल जाएगा। दैट इज़ माई फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ प्योर लाइन प्लांट ईजिली अवेलेबल है इन द केस ऑफ पी प्लांट। दूसरा है इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर क्लियरली ऑब्जर्वेबल। अब आप जीन में जाके चेकिंग नहीं कर सकते हो कि कौन सा जीन है और कौन सा जीन नहीं है। आप बाहर के कैरेक्टर्स को देख के, अगर किसी की आईज़ ब्लैक कलर की है तो आप देख के बता सकते हो कि अच्छा उसके अंदर ब्लैक कलर की आई का जीन हो सकता है। किसी के बाल अगर स्ट्रेट है तो आप बाहर से देख के उसके फिनोटाइप को देख के, बाहर से देख के आप बता सकते हो कि अच्छा उसके अंदर इस टाइप का जीन हो सकता है। तो इन द केस ऑफ पी प्लांट्स उसके जो कैरेक्टर्स हैं दे आर क्लियरली विजिबल। ओके, सो आई एम राइटिंग हेयर क्लियरली विजिबल, observable characters are clearly observable, you can observe them and see them. उसके बाद 7 different characters भी हैं इसके अंदर, 7 different characters are there which you can study. उसके बाद इसका जो लाइफ पीरियड होता है that is also very short. okay, so life period of the plant is शॉर्ट, और लाइफ साइकिल जिसको बोलते हैं इट इज़ शॉर्ट। तो आप जल्दी से ऑर्गेनिजम्स इसके ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, देन ऑफस्प्रिंग्स ग्रो होंगे, फिर उसके बाद ऑफस्प्रिंग से आप दूसरे जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स को ईजिली ग्रो कर सकते हो। तो बिकॉज ऑफ दी सर्टन रीजन्स जो मेंडल है उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया है। अब मेंडल ने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम 1 by 1 वी विल सी। ये जो पूरा इन 2 पेजेस में है
दैट इज़ मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। मैं आपको शॉर्ट में वो चीज़ समझाती हूँ इन दी नेक्स्ट स्लाइड। सो लेट्स सी वन बाय वन बोथ द एक्सपेरिमेंट दैट वाज डन बाय द मेंडल। उनका क्या ऑब्जर्वेशन था, क्या क्या चीज़ें हमें उससे पता चली, और जो एग्ज़ाम में आता है उसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम वो समझेंगे। अभी बुक में थोड़ा सा वो सारी चीज़ें समझाई नहीं है, बट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट टाइप के आते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर टॉपिक टू यू। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड नो। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता रहनी चाहिए दैट इज़ अ जीनोटाइप। कि जीनोटाइप क्या होता है? जीनो का मतलब होता है, आप देख सकते हो, यू नो दैट जीनोटाइप मीन्स जीन। ओके, सो कैसा जीन का मेकअप है, कैसा जेनेटिक मेकअप है किसी भी इंडिविजुअल का, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। सो जीनोटाइप इज़ जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल। उसके अंदर जीन्स कैसे हैं जो आपको यूजुअली पता नहीं चलता है, उसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है, तो वो आपको जनरली देख के नहीं पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लांट टॉल है तो उसके अंदर कैपिटल टी जीन भी हो सकता है, उसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी जीन भी हो सकता है। कोई प्लांट अगर शॉर्ट है तो उसके अंदर स्मॉल टी जीन हो सकता है। तो ये जीन्स हैं, हमने जीन्स को अल्फ़ाबेट से डिनोट किया है। देन उसके बाद हमारे पास होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है कि वो प्लांट बाहर से कैसा दिख रहा है, दैट इज़ उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स क्या है, फीचर्स और कैरेक्टर्स क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्लांट है वो टॉल होगा या तो वो प्लांट शॉर्ट होगा। अब अगर वो टॉल है तो मैंने आपको बताया था उसके अंदर ये जीनोटाइप हो सकता है, अगर शॉर्ट है तो उसके अंदर ये जीनोटाइप हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जीनोटाइप नहीं पता चलता है, हम फिनोटाइप देख के वी ट्राई टू गेस दी जीनोटाइप। ओके, अब हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहला जो मेंडल ने क्रॉस किया था दैट वाज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब होता है सिंगल, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स टुगेदर। आप दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को मिक्स करके जो चीज़ बना रहे हो इट विल बी अ मिक्सचर, उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। क्रॉस का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक ऑब्जर्वेबल सिंगल कैरेक्टर को लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ अ प्लांट, हाइट ऑफ अ प्लांट और अ पी प्लांट। अभी हाइट ऑफ द प्लांट के दो कैरेक्टर्स होते हैं, या तो हाइट टॉल होगा या तो शॉर्ट होगा। तो उसने हाइट ऑफ द प्लांट वाले कैरेक्टर को लिया एंड उसने दोनों का क्रॉस करवाया। यू कैन सी हियर दैट इज दिस इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिंगल कैरेक्टर हाइट ऑफ द प्लांट ही हैज़ टेकन एंड ही हैज़ स्टडीड ओनली दैट कैरेक्टर। नाउ वी कैन सी हियर फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ टॉल प्लांट एंड वी हैव अ शॉर्ट प्लांट, ठीक है। हम उसके सिर्फ इसी कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। तो ये मेरा पेरेंट हो गया, फर्स्ट पेरेंट विच इज़ हैविंग टॉल प्लांट्स एंड अनदर पेरेंट इज़ हैविंग शॉर्ट प्लांट। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ये जो दोनों पेरेंट्स हैं इनके अंदर प्योर जीनोटाइप है, प्योर जीन है इनके। प्योर जीन का मतलब होता है इसके अंदर कैपिटल टी है, इसके अंदर स्मॉल टी है, कुछ भी मिक्सचर नहीं है, ठीक है। दोनों के अंदर एक जैसे जीन्स हैं, कैपिटल टी टॉल और शॉर्ट टी शॉर्ट, दैट इज़ स्मॉल टी। अब देखो होता क्या है, ये पेरेंट्स हैं और ये पेरेंट्स का जीनोटाइप है। अब क्या होगा जब भी हम इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो ये प्लांट्स दे डोंट डिवाइड, दे डोंट क्रॉस, एक्चुअली इट इज़ द गैमेट ऑफ द प्लांट्स, राइट। तो पेरेंट जो वन है उसका जो गैमेटिक कॉम्पोजिशन होता है वो कैसा होता है, अभी हमने पढ़ा हुआ था लास्ट चैप्टर में। इन द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स दे कंटेन ओनली हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। गैमेट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अगर इन दोनों के पास कैपिटल टी इनके गैमेट में है, सॉरी इनका जो जनरल पेरेंट का जीनोटाइप है उसमें है, तो गैमेट में कितना होगा, सिर्फ हाफ होगा। दो का हाफ होता है वन, तो वन गैमेट विल कंटेन कैपिटल टी, अनदर गैमेट विल ऑल्सो हैव कैपिटल टी। सिंपली मैं इसको एक कैपिटल टी से डिनोट कर देती हूँ बिकॉज सारे के सारे गैमेट्स में सिर्फ एक कैपिटल टी होगा। सिमिलरली शॉर्ट प्लांट है, शॉर्ट प्लांट के गैमेट्स के अंदर क्या होगा, दे विल बी ऑल्सो हैविंग, एज पेरेंट इज हैविंग
2 जीन्स, गैमेट के केस में सिर्फ एक जीन होगा, दैट इज स्मॉल टी. ऑल द गैमेट्स विल बी हैविंग स्मॉल टी जीन इन देम. अब क्या होगा, अब हमें पता है गैमेट का फ्यूजन होता है. बोथ द गैमेट्स विल फ्यूज, male and female gametes will fuse, and fusion of male and gamete will lead to an organism that will be having a capital T as well as it will be having a small t. अब जो number of chromosomes है वो भी same हो गए, इसमें भी 2 थे, पेरेंट्स में भी 2 थे, राइट. दैट इज़ वाई गैमेट में क्या हो गया, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन दी गैमेट केस. अब ये जो मुझे जनरेशन यहाँ पे मिला है इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन. इस जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन. अभी F1 जनरेशन में मुझे जितने भी प्लांट्स मिले, मैंने सारे टॉल प्लांट्स, प्योर टॉल प्लांट्स का क्रॉस करवाया विथ प्योर शॉर्ट प्लांट्स. मुझे सारे के सारे प्लांट्स कैसे मिले, सारे के सारे प्लांट्स मुझे टॉल मिले. तो यहाँ पे फिनोटाइप कैसा होगा सारे प्लांट्स का, मैंने आपको बताया था. फिनोटाइप का मतलब होता है बाहर से कैसा दिख रहा है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर कैसा है. सो दैट इज़ टॉल. सो ऑल प्लांट्स विल बी टॉल. और जीनोटाइप कैसा है, जीनोटाइप के लिए हमने यहाँ पे सोल्यूशन बनाया, सॉल्व करके हमें पता चला कि जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t होगा. सो 100% प्लांट्स विल बी टॉल एंड 100% ऑल द प्लांट्स विल बी हैविंग ओनली वन जीनोटाइप, दैट इज़ कैपिटल T एंड स्मॉल t. अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ यहाँ से हम डिराइव करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस. यहाँ से हमें एक लॉ मिलता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो हमें बताता है दैट सी वी हैव सीन वन थिंग, दैट हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कैरेक्टर के 2 टाइप के जीन्स होते हैं. वन जीन इज़ डोमिनेंट, अनदर जीन इज़ रेसेसिव. ओके, सो एक जीन कैसा होता है, डोमिनेंट होता है, एक जीन कैसा होता है, रेसेसिव होता है. नाउ द जीन दैट इज़ एक्सप्रेस्ड in F1 generation is considered to be dominant trait. उसको हम क्या consider करते हैं, it is considered to be dominant trait. Is it clear? Only in the case when both pure contrasting characters are crossed. Okay, so gene जो F1 generation में मिलेगा that is considered to be a dominant trait, and the gene that is hidden in F1 generation उसको हम बोलते हैं रेसेसिव ट्रेट. क्या बोलते हैं उसको हम, रेसेसिव ट्रेट. इन दिस केस रेसेसिव ट्रेट इज़ शॉर्ट एंड डोमिनेंट ट्रेट इज़ टॉल. सो दिस इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस. ये हमारा फर्स्ट लॉ है. उसके बाद जो सेकंड लॉ है दैट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट करना. अभी यहाँ पे एक ही चीज़ सेपरेट हो रही है, दैट इज़ दी कैरेक्टर्स व्हेन दे आर गेटिंग ट्रांसफर्ड और व्हेन दे आर ट्रांसमिटिंग इनटू दी गैमेट. ओके, सो यू कैन सी हियर पेरेंट्स के अंदर जो जीनोटाइप है उसके अंदर डबल कैरेक्टर्स है, जैसे टॉलनेस का T एंड T, शॉर्ट का स्मॉल t. तो जब ये कैरेक्टर्स सेपरेट होते हैं एंड इन द गैमेट ओनली वन ऑफ द कैरेक्टर इज़ प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो यू कैन राइट हियर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ कैरेक्टर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन so that one gamete receives only one character. Okay, so that only one gamete receives only one character. इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है ड्यूरिंग दी गैमेट फॉर्मेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेरेंट के अंदर कैपिटल आर गैमेट है, कैपिटल आर जीन है, तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, आफ्टर द गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट विल हैव द जीन ऑफ कैपिटल आर ओनली. ओके, सिमिलरली अगर पेरेंट के अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर जीन है, ठीक है, तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा
तो एज वी हैव सीन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, हमने यहाँ पे देखा था वन गैमेट विल रिसीव ओनली वन कैरेक्टर। तो एक गैमेट के अंदर कैपिटल आर आएगा, दूसरे गैमेट के अंदर स्मॉल आर आएगा। तो ऐसे ही 50% गैमेट्स विल बी हैविंग कैपिटल आर, रेस्ट 50% ऑफ द गैमेट्स विल बी हैविंग स्मॉल आर। नाउ फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई जीन है किसी भी पेरेंट में, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डाई हाइब्रिड। यहाँ पे राउंड जीन भी है और येलो कलर का भी जीन है। तो जब यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, अभी हर एक कैरेक्टर का एक जीन होता है इन दी गैमेट, ओके। तो पहला जो गैमेट होगा उसके अंदर कैपिटल आर जीन होगा एंड इट विल ऑल्सो हैव अ कैपिटल वाई जीन, ओके। नेक्स्ट जो जीन होगा that is capital R and capital Y in another gamete. So it means that all the gametes will be having capital R and capital Y gene. Similarly, for example, एक और example देखते हैं. Now for example अगर capital R small r capital Y small y अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप है, तो अब इसके अंदर कितने टाइप के जीन्स होंगे? तो यू कैन सी हियर जो गैमेट्स होंगे, फर्स्ट गैमेट विल हैव, एक तो कैपिटल आर होगा, एक कैपिटल वाई होगा। सेकंड गैमेट जो होगा उसके अंदर होगा एक तो कैपिटल आर, अब इस कैपिटल आर के साथ होगा स्मॉल वाई, ठीक है। थर्ड गैमेट के अंदर होगा स्मॉल आर, इसके साथ होगा स्मॉल वाई, एंड फोर्थ गैमेट के अंदर होगा स्मॉल आर विथ कैपिटल वाई। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स हैं दैट विल बी फॉर्म्ड during gamete formation in the case of an organism that is having a genotype of capital R, capital Y, small r and small y. So this is how you will segregate the gametes. It is very very important. और यहाँ से हमारा आता है law of segregation. So these are the 2 major laws that were given by Mendel, that were explained by Mendel with the help of the मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ओके। अभी यहाँ तक हमने F1 जनरेशन देखा, अब हम देखते हैं F2 जनरेशन में क्या होगा। यस, सो इन द केस ऑफ F2 जनरेशन, अब देखो F2 जनरेशन हमें कहाँ से मिलेगा? F1 पेरेंट से ही मिलेगा। ये फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स को हम लेंगे एंड नाउ दे विल एक्ट एज पेरेंट्स। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन के प्लांट्स थे जो हमें मिले थे, जिनका फिनोटाइप तो टॉल था बट जीनोटाइप कैसा था? प्योर नहीं था, इम्प्योर था। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है उसके अंदर। अब नेक्स्ट हमें पता है गैमेट्स विल फ्यूज़, तो अब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूज़ करके गैमेट्स बनाएंगे। अभी आपको पता है यहाँ पे सेम टाइप के टी हमारे पास कैरेक्टर्स नहीं है, कैरेक्टर्स आर डिफरेंट टाइप। तो 50% of the gametes will have capital T, another 50% will have small t. Similarly, 50% will have capital T, another 50% will have small t. Now, these different types of gametes are going to fuse and we are going to get different varieties of plants. See here. F2 generation. अभी देखो यहाँ पे टू गेस की ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी ऑफ स्प्रिंग्स की। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू मेक अ स्क्वायर कॉल्ड Punnett square, okay। With the help of the Punnett square we are going to find out what are the possibilities of offsprings that are going to be produced। तो Punnett square हम कैसे बनाते हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट्स कितने? 2 of one parent, 2 of another parent। सो गैमेट जो क्रॉस बनेगा दैट विल बी ऑफ 2 into 2। 2 into 2 बॉक्सेस बना दिए। यहाँ पे आप लिखोगे फर्स्ट पेरेंट के गैमेट्स, यहाँ पे आप लिखोगे सेकेंड पेरेंट्स के गैमेट। आप इन दोनों का फ्यूजन करोगे, दिस विल फ्यूज़ विथ दिस, और इस बॉक्स में लिखेंगे इन दोनों का फ्यूजन, इसका फ्यूजन, इसका फ्यूजन। यहाँ पे यू विल राइट द आउटकम। तो आउटकम क्या होगा? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी से हमें क्या मिलता है? फिनोटाइप टॉल। सेकेंड विल बी दिस विद दिस, इसका जो फ्यूजन होगा वो आप यहाँ लिखोगे, दैट इज़ कैपिटल टी स्मॉल टी। फिनोटाइप अगेन टॉल ही होगा। उसके बाद इसका फ्यूजन विद दिस यू विल राइट हेयर, तो यहाँ पे होगा सबसे पहले कैपिटल लेटर लिखते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन इट विल बी टॉल, ओके। लास्ट वाले बॉक्स में ये वाला विद दिस आएगा एंड यहाँ पे इसका आप
जीनोटाइप लिखोगे, सो इट विल बी स्मॉल टी और यहाँ पे मुझे मिलेगा शॉर्ट प्लांट। अब आप देखो रेशियो, लेट्स सी द फिनोटाइप रेशियो। ओके, सो फिनोटाइप कैसा है, या तो प्लांट्स टॉल होंगे या तो प्लांट्स शॉर्ट होंगे। कितने प्लांट्स टॉल होंगे, 1 2 3, 3:1। जीनोटाइप रेशियो क्या है, जीनोटाइप रेशियो में हम देखेंगे कितने डिफरेंट टाइप्स के जीन्स बन रहे हैं, या तो कैपिटल टी होगा, या तो कैपिटल टी होगा, या तो स्मॉल टी होगा। कैपिटल टी कितने हैं, 1, राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। कैपिटल टी 1 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 2। स्मॉल टी सिर्फ 1 है तो आएगा 1। तो जीनोटिपिक रेशियो कितना हो गया, 1:2:1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़, यू हैव टू मेमोराइज इट। फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। केस बेस्ड क्वेश्चंस में हमेशा आता है, 3 मार्क क्वेश्चन भी यहाँ से हमेशा आता है। सो यू शुड नो, अगर टॉल और शॉर्ट प्लांट का क्रॉस बन रहा है, वायलेट या फिर वाइट कलर फ्लावर का क्रॉस बन रहा है, तो आपको हमेशा रेशियो यही मिलेगा 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो विल बी 1:2:1। सो आई होप मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज क्लियर टू एवरीवन। See, there is one more cross that is more often asked in the examination. That is the cross of violet color flower with the white color flower of the pea plant. तो वो भी बुक से आता है, बाहर से नहीं आता है। फिगर 8.4 में you can see the cross. You can see here violet color flower when it is crossing with the pure white color flower. In F1 generation we are getting only violet color flower. 100% the flowers are violet in color. एंड जब आप इसका क्रॉस बनाओगे यू विल फाइंड आउट दैट दी गैमेट विल बी कैपिटल V एंड स्मॉल v. देन आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ द F1 जनरेशन प्लांट्स यू विल रिसीव flowers in 3:1 ratio, where 3 will be the ratio of violet color flower, that is the character that is dominant, and 1 will be the ratio of the white color flower. एक बार इसका क्रॉस बनाकर देख लेते हैं. Like this the cross will be formed. Violet into white color flower. Violet capital V, small v. ठीक है, ये पेरेंट्स हैं. और next is gamete formation. You have to segregate the gametes. All the gametes of violet color flower will be capital V, while the gametes of white color flower will be small v. They will fuse together and F1 generation में हमें मिलेगा capital V small v, which means phenotype होगा violet and genotype will be capital V small v. This is 100%. That is all plants that we are going to obtain will be having violet color flower and capital V small v genotype. Now self fertilization of the offsprings that we have obtained in the F1 generation. Capital V small v will fuse with capital V small v, right? So again we are going to make the gametes. यहाँ पे सेग्रीगेट करोगे तो आपको 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स मिलेंगे. वन इज़ कैपिटल V, अनदर इज़ स्मॉल v. हेयर ऑल्सो कैपिटल V एंड स्मॉल v. नाउ as we have 4 different types of gametes in each of the plants, यहाँ पे F2 generation produce करने के लिए to see the possibility of the offsprings that are going to be produced, we are going to make a Punnett square. 2 gametes यहाँ पे, 2 gametes यहाँ पे, तो 2 into 2 का Punnett square बनेगा like this. Okay, here you will write the gametes of one parent, here the gametes of another parent. Okay, अब फ्यूजन करेंगे. फर्स्ट बॉक्स में कैपिटल V, कैपिटल V स्मॉल v, कैपिटल V स्मॉल v, स्मॉल v. सेम जितने भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हैं सबका सिमिलरली ही बनेगा. आपको बस इनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं एसोसिएटेड विद द कैरेक्टर्स यू शुड नो दैट, एंड सिमिलर पैटर्न में यू कैन मेक. वैसे पूछा नहीं जाएगा. टॉल और वायलेट एंड वाइट फ्लावर का यू कैन एक्सपेक्ट एज दिस इज़ देयर इन योर NCERT बुक. Let's write the phenotype.
violet, violet, again violet, and here the phenotype will be white. Let's see the ratio. Phenotypic ratio will be 3:1, 3 violet, 1 white, and the genotypic ratio will be 1:2:1, where 1 will be capital V, capital V, capital V, small v, and this will be small v, small v. So this is how you will make the cross of violet and white color flower if it is asked in the examination. सबसे important है ratios. F1 generation and F2 generation का ratio आपको by heart होना चाहिए. Okay. Now you can see here. यहाँ पे एक और question है. What is going to happen when tall plant with round seeds and a short plant with the wrinkled seeds is going to cross together? What do the progeny of the tall plant with the round seeds and a short plant with the wrinkled seeds look like? तो इसका भी एक बार हम क्रॉस बना के देखते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास एक कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 2 कैरेक्टर्स है. सो एज दिस क्वेश्चन इज डीलिंग विद 2 कैरेक्टर्स, यहाँ पे जो क्रॉस बनेगा उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस. ओके, सच टाइप्स ऑफ क्रॉसेज आर नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई का मतलब होता है 2, यू नो द हाइब्रिड, fusion of 2 characters reproducing them together. So that is your dihybrid cross. यहाँ पे हमने 2 characters लिए हैं. पहला character है height of the plant, दूसरा character जो हमने लिया है that is shape of the seed. अब जो shape है वो भी 2 types के होते हैं, 2 contrasting characters होते हैं. पहला या तो shape wrinkled होगा, okay, या तो shape राउंड होगा. आइदर द सीड विल बी रिंकल्ड और इट विल बी राउंड. हाइट आपको पता है 2 होते हैं. क्या क्या होते हैं? टॉल एंड यस शॉर्ट. तो अब एज पर द क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है दैट अ टॉल प्लांट विथ राउंड सीड्स इस उसका क्रॉस बनाना है. वी हैव टू मेक अ क्रॉस विथ शॉर्ट प्लांट wrinkled seeds. शॉर्ट प्लांट विद द wrinkled seeds. अभी टॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से. दैट इज इन द सिमिलर वे राउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, कैपिटल आर. शॉर्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी, wrinkled इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर. अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2. तो ये किस कैटेगरी में फॉल इन होता है? कैटेगरी ऑफ डाई हाइब्रिड. दिस इज बी डाई हाइब्रिड क्रॉस. आई होप इट इज़ क्लियर. लेट्स सी, ट्राई करते हैं यहाँ पे हमें कैसे बनेगा. तो टॉल है, सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन करेंगे. गैमेट्स क्या बनेंगी यहाँ पे? मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तो एक कैपिटल टी, एक स्मॉल आर. ओके, यहाँ पे स्मॉल टी, स्मॉल आर. ऑल द गैमेट्स विल बी हैविंग स्मॉल टी एंड स्मॉल आर. दोनों कैरेक्टर्स के ट्रेट होंगे एक गैमेट में. ऑलवेज रिमेंबर. नाउ इन दोनों का फ्यूजन किया जाएगा. जब आप फ्यूजन करोगे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर. और यहाँ पे F1 जनरेशन में मुझे जो ऑर्गेनिज्म मिला उसका फिनोटाइप कैसा होगा? फिनोटाइप विल बी टॉल and round. Tall is the dominant trait, round is the dominant trait, and genotype will be capital T, small t, capital R, small r. तो जब मैं tall and round, short and wrinkled plants को का क्रॉस करवाती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? tall and round plant मिलता है in F1 generation. Now my question is whether I will get the same tall and round and short or wrinkled in the second generation also, या कुछ नए ऑप्शंस या नई वैरायटीज़ भी मिल सकती हैं. सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन इन दी नेक्स्ट क्रॉस सेकेंड F2 जनरेशन प्रोड्यूस करने पे. तो F1 जनरेशन में मुझे क्या मिला था? कैपिटल टी, स्मॉल टी, यस, कैपिटल आर, स्मॉल आर. दैट इज टॉल एंड राउंड. अब हम करवाएंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन, दैट इज सेल्फ क्रॉस करवाएंगे. तो सेल्फ क्रॉस में कैपिटल टी, स्मॉल टी,
कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दे आर एक्टिंग लाइक पेरेंट्स। अब इसके गैमेट्स बनाएंगे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के थ्रू। तो यहाँ पे पहला गैमेट के अंदर आएगा कैपिटल टी, एक जीन आया कैपिटल टी का, दूसरा जीन आएगा दूसरे कैरेक्टर का, दैट इज राउंड का। देन कैपिटल टी स्मॉल आर, देन देन स्मॉल टी कैपिटल आर, देन स्मॉल टी स्मॉल आर। सेम यहाँ पे भी बनेंगे 4 डिफरेंट टाइप्स के, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी एंड स्मॉल आर। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, राइट। ये 4 डिफरेंट टाइप से गैमेट्स हैं। अब जो मेरा पनेट स्क्वायर बनेगा, अब इन सब का क्रॉस करना है। मुझे नहीं पता है ये वाला रियलिटी में जाके इससे फ्यूज़ करेगा गैमेट, ये वाला गैमेट इससे फ्यूज़ करेगा या इससे फ्यूज़ करेगा या इससे फ्यूज़ करेगा या इससे फ्यूज़ करेगा, ये वाला गैमेट इससे फ्यूज़ कर रहा है इससे कर रहा है कि मुझे नहीं पता है। तो मैं पॉसिबिलिटी देखूंगी एंड टू सी द पॉसिबिलिटी आई हैव टू मेक अ क्रॉस, दैट इज आई हैव टू मेक अ पनेट स्क्वायर, राइट। तो F2 जनरेशन के लिए 4 into 4 का एक पनेट स्क्वायर बनेगा। सो लेट्स मेक एन पनेट स्क्वायर। 4 into 4 का देख लिया आपने। अब ये सारे के सारे कैरेक्टर्स एक साइड आएंगे, ये वाले कैरेक्टर्स एक साइड आएंगे, ठीक है। तो यू कैन सी हियर कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ओके, अब इन सब का फ्यूजन करवाएंगे जैसे हमने पहले 2 into 2 के बॉक्स में करवाया था। तो यहाँ पे आएगा, आई होप नाउ दिस इज़ ईजी। ये वाला और ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला और ये वाला क्रॉस करके जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ आएगा, इसका और इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ आएगा। सिमिलरली इसमें इसका और इसका, अगर मैंने इस बॉक्स को चूज़ किया है तो यहाँ पे इसका और इसका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली मैं इसको फिल कर देती हूँ। ऑलवेज़ रिमेंबर, सबसे पहले आप कैपिटल लेटर लिखोगे फॉलोड बाय स्मॉल लेटर। तो ये क्रॉस यहाँ पे बन गया है। लेट्स सी क्या क्या फिनोटिपिक रेशियोज़ मुझे इसमें मिले हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स हैं जिनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दी फिनोटिपिक रेशियो बिकॉज आपकी बुक में भी सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे। तो फर्स्ट मैं देखूँगी कितने टॉल राउंड्स, इतने सारे टॉल राउंड्स मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मुझे क्या मिले, टॉल राउंड्स मिले। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप देखते हैं। शॉर्ट एंड रिंकल्ड कितने हैं, ठीक है। शॉर्ट एंड रिंकल्ड, ये शॉर्ट भी है और रिंकल्ड भी है। इसके अलावा और कोई शॉर्ट एंड रिंकल्ड है नहीं है। तो कितने शॉर्ट एंड रिंकल्ड हैं, सिर्फ एक शॉर्ट एंड रिंकल्ड मिल रहे हैं। उसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास, लेट्स सी। टॉल and wrinkled, this is tall and wrinkled, then this is also tall and wrinkled, right। इसके अलावा और कोई tall and wrinkled है नहीं है। तो मुझे एक नेक्स्ट न्यू टाइप का कैरेक्टर मिला है यहाँ पे जिसमें टॉल प्लांट्स हैं विद रिंकल्ड सीड्स, राइट। पेरेंट्स के अंदर कोई भी टॉल और रिंकल्ड नहीं थे, बट यहाँ पे मुझे क्या मिला, आई हैव गॉट ए न्यू वेराइटी, that is tall plants with wrinkled seeds. How many tall plants with wrinkled seeds? 3 tall plants with wrinkled seeds, right? Next I have is short plant with round seeds. A new variety. Short plant with round seeds, right? Short plant with round seeds. So this is a new variety. So next variety मुझे क्या मिली है, short plant with round seeds. कितने हैं short plants with round seeds? 3. तो यहाँ पे मुझे जो रेशो मिला वो क्या है, इट इज़ 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशियो ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। वेरी इंपॉर्टेंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 9:3:3:1, जहाँ पे 9 इज़ टॉल राउंड
जो पेरेंट का डोमिनेंट ट्रेट था, वन इज़ शॉर्ट रिंकल्ड, जो पेरेंट का रिसेसिव ट्रेट था वो सिर्फ एक ही मिला, और बीच में मुझे मिले 3:3 की रेशो में दो न्यू वेराइटीज़, टॉल एंड रिंकल्ड एंड शॉर्ट एंड राउंड. दिस इज़ नथिंग बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. यहाँ से हमें जो लॉ मिलता है उस लॉ को हम क्या बोलते हैं? दैट लॉ इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्या चीज़ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रही है? इट इज़ दी कैरेक्टर्स. नाउ सी, इनिशियली पेरेंट के कैरेक्टर्स हमारे पास कैसे थे? टॉल एंड राउंड, शॉर्ट एंड रिंकल्ड. बट जब हमने F1 F2 जनरेशन करवाया, हमने देखा हमें न्यू वैराइटीज़ भी मिल रही है. जो टॉल है ये शॉर्ट के साथ भी फ्यूज़ हो रहा है, ये जो राउंड है ये शॉर्ट के साथ भी फ्यूज़ हो रहा है, एंड ये रिंकल के साथ भी फ्यूज़ होकर एक नई वैरायटी बना रहे हैं. सेम टॉल इज़ मेकिंग सम न्यू वैरायटी विद रिंकल सीड्स एज वेल एज इट इज़ मेकिंग न्यू वैराइटीज़ विद राउंड. तो ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि टॉल विल ऑलवेज बी विद राउंड or short will always be with wrinkled. This is known as law of independent assortment, which means that whenever we are having two pairs of traits, okay, whenever they are combined, so according to the law of independent assortment, when two pairs of traits are combined like this, whenever two pairs of traits are combined, the characters will always be independent of the each other whenever they are transferring from one generation to the another generation. The characters will not depend on each other. Tall will not depend on round always कि हम साथ में ही transmit होंगे. Short will not depend upon the wrinkle that हम साथ में ही next generation में जाएंगे. They are independent of each other. They can transfer themselves independently. They do not depend upon each other. So this is known as law of independent assortment, and this law was derived after the dihybrid cross. Similarly, you can see one more example here. The example is of round and green seeds. Okay, so we have round, which is denoted by RR, green is denoted by YY, wrinkled denoted by small r, yellow is denoted by capital Y. तो ये चीज़ याद रखो, round एंड येलो ये डोमिनेंट ट्रेट्स हैं. तो इनको हमने कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल R, कैपिटल Y. अब इनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो रिसेसिव हैं, दैट इज़ राउंड का है रिंकल्ड, स्मॉल r, येलो का है ग्रीन, दैट इज़ स्मॉल y. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. Okay, so you can see here यहाँ पे गैमेट बने. This is the gamete formation. गैमेट में we have capital R, small r, capital Y. They got fused, and in the F1 generation we got only dominant traits, right? That is capital R, capital Y and small y, and the offspring is round and yellow. Then we made a self cross from the F1 generation parent. This is F1 generation. So यहाँ पे आप देखोगे इसके गैमेट्स बना लो पहले एक बार. ठीक है, यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y. देन स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y. सेम गैमेट्स यहाँ पे बनेंगे कैपिटल R, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल y, capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, and small r, small y. Okay, these are the different types of gametes. You can check here. You will make a Punnett square of 4 into 4. You will cross them, and you will again see the same phenotypic ratio. 9:3:3:1 is the phenotypic ratio of the dihybrid cross. Always remember. आप एग्ज़ाम में चेक करेंगे डाई हाइब्रिड पूछा है या मोनो हाइब्रिड पूछा है. यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ देम. दिस इज़ द प्लेस वेयर स्टूडेंट्स दे मेक मिस्टेक इन हरी, एंड डाई हाइब्रिड पूछा होता है वो मोनो हाइब्रिड का रेशियो लिख के आ जाते हैं, नोइंग द रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस. सो 9 रेशियो में मिला राउंड एंड येलो,
3 रेशो में मिला राउंड एंड ग्री, अगेन 3 रेशो में हमें राउंड एंड रिंकल मिला, ये न्यू पैटर्न्स हैं डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, एंड लास्ट 1 रेशो में हमें मिला रिंकल्ड एंड ग्रीन. सो टोटल 16 हो गया, 9:3:3:1. So this law the law that is derived from here is law of independent assortment. That is कि जो round and green है and wrinkled and yellow है, they are not dependent on each other. Okay, they are independent of each other when they are getting transmitted from one generation to the another generation. So I hope till here it is clear to everyone. Monohybrid and dihybrid cross, ratio and conclusion of the same. Now the next topic is how do these traits get expressed. ये जो traits हैं ये अपने आप को express कैसे करते हैं in the different organisms. Now मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टार्टिंग में आपको मैंने सेल का जो सेलुलर मशीनरी है वो मैंने आपको बताया था. वी हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारे होते हैं क्रोमोसोम्स, इनसाइड द क्रोमोसोम्स वी हैव डीएनए. ठीक है, जीन होते हैं, जीन के अंदर वी हैव डीएनए. जीन इज़ मेड अप ऑफ सेलुलर डीएनए एंड इट इज़ दिस डीएनए दैट कैरी इन्फॉर्मेशन. ऐसा नहीं होता है कि एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है. क्रोमोसोम्स आर लाइक दिस. तो इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं दे आर इनकोडेड विद डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस. ये जीन्स होती हैं. तो ये जीन्स डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कोड करती हैं. ये जीन फॉर एग्जांपल कलर ऑफ आई को बता सकता है, ये वाला जीन हेयर कलर को बता सकता है, ये नेचर ऑफ हेयर को बता सकता है कि हेयर स्ट्रेट होगा या नहीं होगा. सो लाइक दिस डिफरेंट डिफरेंट जीन्स आर देयर ऑन दी क्रोमोसोम्स. अब ये जो जीन्स हैं ये जीन्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. दे सिंथेसिस प्रोटीन. आपको पता है जितने भी हमारे मेजर हार्मोन्स हैं वो बहुत सारे प्रोटीनिशियस होते हैं, दे आर इन प्रोटीनिशियस इन नेचर. सो ये जो डीएनए है ये डीएनए क्या करता है, इट हेल्प्स इन मेकिंग प्रोटीन्स. नाउ दिस डीएनए रेगुलेट एंड मेक प्रोटीन्स एंड ये प्रोटीन्स जो हैं ये फर्दर हेल्प करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं टू द सेल कि हाँ ये वाला पार्ट ऐसे ग्रो होना चाहिए, ये वाला पार्ट ऐसे ग्रो होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइट का एग्जांपल लूँ, ठीक है, जो हाइट ऑफ द प्लांट है वो किस पे डिपेंड करेगा, ग्रोथ हार्मोन के ऊपर डिपेंड करेगा. अब ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होना है या नहीं होना है दैट विल डिपेंड अपॉन दी जीन फॉर दी ग्रोथ. डीएनए में ग्रोथ का जीन होगा, ठीक है. सो वो जीन अगर डीएनए में प्रेजेंट है तो ये जो ग्रोथ का जीन है वो क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस अ प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन विल हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन. कौन सा हार्मोन, इट विल हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन and more growth hormone will be produced and the person or the individual or the organism will become taller in height. अगर ये growth का gene है ही नहीं, if no gene for growth is present, तो obviously growth hormone secrete नहीं हो पाएगा. and growth hormone अगर secrete नहीं हुआ, if no growth hormone is secreted, उसकी वजह से क्या होगा, जो बंदा है वो हाइट अटेन नहीं करेगा एंड इट विल बिकम शॉर्ट इन हाइट. सो दिस इज हाउ जीन्स आर expressed. DNA which is present in the nucleus or which is present in the chromosomes, that DNA is the regulating authority for making the proteins in the cells. and ये जो proteins हैं ये proteins further hormones secrete और produce करने में help करते हैं and these hormones they guide the growth of the body कि ये वाला part ऐसे grow होना चाहिए या फिर जिस भी हिसाब से part of the body should grow. Another thing that we have seen when we were doing gamete formation under the law of segregation, हमने देखा था हर एक ऑर्गेनिज्म को एक गैमेट उसके पेरेंट से मिलता है, राइट. फॉर एग्जांपल अगर मेल एंड फीमेल, आप यहाँ पे देखो वी हैव मेल एंड फीमेल, तो एक गैमेट उसको मिलेगा फ्रॉम द मदर, एक गैमेट उसको मिलेगा फ्रॉम द फादर. ओके, सो एक्चुअली होता क्या है, वी हैव सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. दीज क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन द पेयर ऑफ 23 क्रोमोसोम्स का ऐसे सेट होता है. सो लाइक दिस वी हैव सेट ऑफ 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है. अब
जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो गैमेट में क्या होता है, हर एक गैमेट में ओनली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. इन ईच गैमेट ओनली 23 क्रोमोसोम्स आर देयर. सो वेन एवर दीज गैमेट इज़ फ्यूजिंग, हमने पढ़ रखा है रिप्रोडक्शन चैप्टर में. सो फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स अ sperm will be having 23 gametes and the egg will be having 23 gametes. Now when they will fuse, again जो organism होगा, organism will be having 46 chromosomes. So different sets के gametes होते हैं. एंड जैसे ये दोनों गैमेट्स सेम है, ये दोनों क्रोमोसोम्स सेम है, तो इन दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर सेम टाइप के कैरेक्टर्स का जीन होगा. बस दी जीन विल बी कॉन्ट्रास्टिंग इन नेचर. इसके अंदर टॉल हो सकता है, इसके अंदर शॉर्ट हो सकता है, इसके अंदर भी टॉल का जीन हो सकता है, इसके अंदर भी टॉल का हो सकता है. सो दैट डिपेंड्स, दैट वेरीज कि आपके मदर के अंदर कैसा जीन है और आपके फादर के अंदर कैसा जीन है. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. Now the last topic is sex determination, how sex of a child is determined. अभी नेचर में दो टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं. पहला जो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा जो जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज़ जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन. सो वी हैव टू इन्वायरमेंट बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, सेकेंड इज़ जीन बेस्ड और जेनेटिक बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन. यहाँ पे जेनेटिक बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन का एग्जांपल दिया हुआ है. एक सिंपल एग्जांपल इन्वायरमेंट बेस्ड का है, दैट इज़ इन द केस ऑफ टर्टल्स या फिर आपके जो रेप्टाइल्स होते हैं. रेप्टाइल्स यूजुअली जो उनका सेक्स है चाइल्ड का, दैट इज़ डिटरमाइंड बाय द इन्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है वो. अगर टेम्परेचर जहाँ पे उन्होंने अपने एग्स को ले किया है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ लेस देन 27.7 degrees Celsius, it will get converted into male. If the temperature is more than 27.7 degrees Celsius, then all the eggs will be getting converted into female. So this is environment based sex determination. जो environmental factors को देख के sex of the child is determined. Now moving on to how sexual determination takes place in the case of human beings. ह्यूमन बींग्स में इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन दी जीन और दी क्रोमोसोम्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. नाउ सी, अभी मैंने आपको बताया था ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. नाउ आउट ऑफ दीज 43 क्रोमोसोम्स 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, दे आर सिमिलर बोथ इन द केस ऑफ मेल एज वेल एज इन द केस ऑफ फीमेल. इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स. ये कैसे होते हैं? सेम होते हैं मेल्स और फीमेल्स के केस में. बट जो लास्ट वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, दैट इज़ डिफरेंट. फीमेल्स के केस में दैट क्रोमोसोम इज़ XX एंड इन द केस ऑफ मेल दैट क्रोमोसोम इज़ XY. ओके, इन द केस ऑफ फीमेल इट इज़ XX एंड इन द केस ऑफ मेल इट इज़ XY. एज ये जो क्रोमोसोम्स हैं, लास्ट के वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, दे आर डिफरेंट एंड दे डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल. इन क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, इनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स एंड इट इज़ दीज क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर मेल इज़ हैविंग XY, female is having XX chromosomes. Now what is going to happen is in the case of male, अब इस क्रोमोसोम्स का वी आर नॉट कंसिडरिंग दी ऑटोसोम्स. ठीक है, ऑटोसोम्स भी इक्वली स्प्लिट होते हैं बट उनको मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ बिकॉज वी नो दैट बोथ आर सेम इन द केस ऑफ मेल एंड फीमेल. तो यहाँ पे हम सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स देख रहे हैं. अगर ऑटोसोम्स की बात होगी तो गैमेट्स के अंदर ऑटोसोम्स कैसे होंगे? 22 + X, 22 + Y एंड इन द केस ऑफ फीमेल 22 + X गैमेट्स में. और यहाँ पे कितना होगा? इट विल बी 45 + X, 44. सी, इट विल बी 44 + XY, टोटल 46 होगा. यहाँ पे भी 44 + XX विच इज़ टोटल 46. 46 क्रोमोसोम्स इन द केस ऑफ मेल, 46 क्रोमोसोम्स इन द केस ऑफ फीमेल. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन. मेल में जो गैमेट्स होंगे 50% ऑफ द गैमेट्स विल बी हैविंग X chromosome, another 50% gametes will be having Y chromosome. 22 + X, 22 + Y. In the case of female is having only X chromosomes, right? XX. तो सारे के सारे gametes कैसे होंगे? 22 + X chromosome. अब क्या होगा? ये जो sperm है, once it will fuse,
ये जो egg है it can fuse with this sperm also, it can fuse with this sperm also. In case if the sperm carrying 22 plus X chromosomes fuses with the zygote, तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा ऑफस्प्रिंग के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे 44 प्लस XY क्रोमोसोम. इन केस इफ दिस Y क्रोमोसोम स्पर्म फ्यूजेस विद द एग, देन यहाँ पे टोटल नंबर कितना हो जाएगा 22 प्लस XY क्रोमोसोम एंड द इंडिविजुअल विल बिकम मेल. इन दिस केस द इंडिविजुअल विल बिकम फीमेल. तो यहाँ से हमने क्या देखा, जो सेक्स ऑफ अ चाइल्ड है इट neither depends upon the mother nor it depends upon the father, right? मदर पे तो डिपेंडेंट है ही नहीं. अगर वो डिपेंड कर भी रहा है किसी में तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन दी Y क्रोमोसोम दैट इज डिनोटेड बाय द फादर. सो सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज नेवर डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स और द gametes of the mother. It can be determined only by the chromosome or gamete of the father. In case if father is contributing a Y chromosome, then it will become a male. If father is contributing an X chromosome, it will become a female. Okay, and the ratio of the male and female, very very important. Ratio is 1:1. 50-50% chance है कि लड़का फीमेल होगा और मेल होगा. कोई ऐसी श्योरिटी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जैसे आपने देखा पहले 9:3:3:1, राइट. मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी एक कैरेक्टर की, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इक्वल है 50:50, 1:1, 50%, 50%. मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. सो विद दिस हमारा ये जो चैप्टर है दैट इज़ कंप्लीटेड. हेरिडिटी आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, रेशियोज़ आता है, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड के रेशियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपको क्रॉस बनाने आना चाहिए जो मैंने आपको सिखा दिया है. उसके बाद हेरिडिटी जनरल 3 मार्क में कभी कभी पूछा जाता है, इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो इसका डेफिनेशन आपको आना चाहिए. इन केस इफ दे गिव यू दिस डायग्राम एंड दे आस्क यू टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डायग्राम, सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट इट इज़ रिलेटेड टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन. ब्रीफली यू हैव टू एक्सप्लेन मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन की how the characters are getting accumulated and transmitted from one generation to the another generation. So that's all which is important in this chapter, followed by you will practice the MCQ questions as well as the NCERT के जो in-text questions हैं वो आप practice करोगे.